कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, एक पुरुष एक महिला। दोनों एक ही कॉलेज में स्टडी करते थे, एक ही नौकरी करते हैं, एक ही सैलरी लेते हैं और दोनों ने एक ही दिन एक ही म्यूचुअल फंड में एक ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। अब सवाल ये है, 20 साल बाद किसका पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे बराबर होगा ना, मैथ्स तो सेम है। लेकिन रियल लाइफ की मैथ्स क्लासरूम की मैथ्स से बिल्कुल अलग होती है। रियल लाइफ में फीमेल इन्वेस्टर्स के सामने कुछ अलग ही चैलेंजेस आते हैं और कुछ अलग ही अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। करियर ब्रेक, लॉन्जेविटी रिस्क, सोशल कंडीशनिंग, ये सभी फैक्टर्स उसके फाइनल कॉर्पस को प्रभावित करते हैं। तो सवाल फिर वही, क्या म्यूचुअल फंड में विमेन इन्वेस्टर्स को अलग स्ट्रैटेजी चाहिए? क्या कोई विमेन स्पेसिफिक पोर्टफोलियो होता है या फिर इन्वेस्टमेंट के नियम सबके लिए एक जैसे हैं? अगर आप भी यही सोच रही हैं या आप किसी महिला को फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस डीप डाइव में हम डेटा, बिहेवियरल साइंस और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जानेंगे कि एक ऑप्टिमल विमेन्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी दिखनी चाहिए। बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक कंप्लीट एक्शनेबल प्लान भी दूंगा। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स जैसे एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सबसे लिए एक जैसे हैं, लेकिन जिस रास्ते पर चलकर आप इन रूल्स को अप्लाई करती हैं वो अलग हो सकता है। आइए देखते हैं ऐसे 5 यूनिक फैक्टर्स जो एक वुमन इन्वेस्टर की फाइनेंशियल जर्नी को शेप करते हैं। सबसे पहले द करियर ब्रेक एंड इनकम डिसरप्शन, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मैरिज, मैटरनिटी, फैमिली केयर, इन वजहों से कई महिलाओं की कमाई एक समय के लिए रुक जाती है। इसका सीधा मतलब है एसआईपी ब्रेक, और एक बार एसआईपी टूटता है तो कंपाउंडिंग का जादू भी कमजोर पड़ जाता है। एक पुरुष जो लगातार 25 साल एसआईपी करता है और एक महिला जो बीच में 5 साल का ब्रेक लेती है, उनके फाइनल कॉर्पस में लाखों का अंतर आ सकता है, भले ही एनुअल रिटर्न परसेंट सेम क्यों ना हो। अब बात करते हैं द लॉन्जेविटी रिस्क की। कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से लंबा जीवन जीती हैं। ये एक तरह का रिस्क है। इसका मतलब है कि आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को सिर्फ 70-80 साल तक नहीं बल्कि 80-90 साल तक चलाना पड़ सकता है। इन्फ्लेशन उस लॉन्ग टाइम पीरियड में आपकी परचेसिंग पावर को खा जाता है। इसलिए केवल फिक्स डिपॉजिट्स या सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा रखना लॉन्ग टर्म में एक रिस्की स्ट्रेटेजी साबित हो सकता है। फिर बात आती है द बिहेवियरल एज की, यानी यहाँ महिलाओं को एक बड़ा एज मिलता है। मल्टीपल स्टडीज से पता चला है कि महिलाएं एवरेज होने के नाते मेन के मुकाबले बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स साबित होती हैं। वो कम ओवर ट्रेड करती हैं, ज्यादा रिसर्च करती हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी में जल्दी पैनिक सेल नहीं करती। यानी वो वॉरेन बफेट के उस सिद्धांत पर अमल करती है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। फिर बात आती है द फाइनेंशियल लिटरेसी गैप, यानी द अनफॉर्चुनेट रियलिटी की। हमारे सोसाइटी में अक्सर फाइनेंशियल डिसीजंस मेंस जॉब माने जाते हैं। इस सोशल कंडीशनिंग की वजह से कई बुद्धिमान एजुकेटेड महिलाएं भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड से दूर रहती हैं। ये गैप उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये गैप कम किया जा सकता है। आप इस वीडियो को देख रही हैं तो ये आपका पहला कदम है। अब आखिरी बात, द गोल ओरिएंटेड अप्रोच। ऑब्जर्वेशंस ये भी कहते हैं कि महिलाएं जब इन्वेस्ट करती हैं तो उनके पास एक स्पेसिफिक गोल होता है, जैसे बच्चे की पढ़ाई, घर खरीदना, पेरेंट्स के लिए मेडिकल फंड। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इमोशन बेस्ड इन्वेस्टिंग से हमेशा बेहतर परफॉर्म करता है। तो अब इन सभी फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए आइए बनाते हैं एक प्रैक्टिकल विमेन सेंट्रिक म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी। ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जनरल स्ट्रैटेजी का ही एक मोर फोकस्ड वर्जन है। हम द कोर फिलॉसफी लेकर चलेंगे, यानी स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड बी अग्रेसिव फॉर लॉन्गर। सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाएंगे। आपकी पोर्टफोलियो की नींव मजबूत होनी चाहिए। इसमें 40 से 50% एलोकेशन इंडेक्स फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स में होना चाहिए। ये फंड्स बाजार के सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो रिलेटिव तौर पर कम वॉलेटाइल होती हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को मार्केट के उतार चढ़ाव में ज़्यादा झटके से बचाते हैं। ये आपकी पोर्टफोलियो के रॉक हैं।
फिर इस पोर्टफोलियो में ग्रोथ इंजन को जोड़ेंगे, यानी मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स फॉर अग्रेशन। चूंकि आपकी टाइम होराइजन लंबा है, लॉन्जेविटी रिस्क को हमेशा याद रखिए, इसलिए आपको ग्रोथ के लिए रिस्क लेने की ज़रूरत है। 30-40% एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में दीजिए। ये फंड्स हायर ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन साथ ही हायर वॉलेटिलिटी भी। लेकिन 15-20 साल का टाइम होराइजन इस वॉलेटिलिटी के रिस्क को बहुत कम कर देता है। ये आपके कॉर्पस को इन्फ्लेशन से आगे दौड़ाने का काम करेंगे। उसके बाद अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए, यानी भारतीय इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी में भी हिस्सेदारी ज़रूरी है। 5-10% एलोकेशन इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में कर दीजिए। इससे जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। अगर इंडियन मार्केट फ्लैट रहता है तो यूएस मार्केट आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट कर सकता है। और लास्ट में इक्विटी के साथ साथ स्टेबिलिटी के लिए डेट भी ज़रूरी है, खासकर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। 10-20% एलोकेशन लिक्विड फंड्स या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स में रखिए। ये पैसा आपके इमरजेंसी फंड या अगले 3 से 5 साल के गोल्स जैसे कार खरीदने के लिए परफेक्ट है। देखिए, यहाँ कोई पिंक फंड पोर्टफोलियो नहीं है। ये एक वेल बैलेंस्ड एग्रेसिव लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जो एक वुमन इन्वेस्टर के यूनिक चैलेंजेस और स्ट्रेंथ्स के हिसाब से ट्यून्ड है। अगर आपको फंड्स के नाम भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें, आपके हिसाब से मैं आपको बेस्ट फंड सजेस्ट कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी थ्योरी में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? चलिए अलग अलग उम्र और लाइफ स्टेजेस के हिसाब से एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाते हैं। इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर आप अपने 20s में हैं, ये हमारा फाउंडेशन डिकेड होता है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल डिकेड है। आप यंग हैं, अर्निंग शुरू की है और आपके पास सबसे बड़ा एसेट है, यानी टाइम। इस उम्र में मैक्सिमम रिस्क लीजिए। 80 से 90% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्मॉल कैप फंड्स में थोड़ा एक्स्ट्रा एलोकेशन दे सकती हैं। सबसे बड़ा फोकस कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए। एक छोटी सी एसआईपी भी 30-40 साल में करोड़ों बन सकती है। अब बात करते हैं अगर आप अपने 30s में हैं। इस फेज को हम जगलिंग एक्ट बोलते हैं। इस उम्र में करियर, मैरिज, किड्स सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है एसआईपी को जारी रखना। अगर मैटरनिटी ब्रेक ले रही हैं तो उससे पहले एक कंटिंजेंसी फंड बना लें जो आपकी 6 से 12 महीने की एसआईपी को चला सके। इस डेकेड में भी इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो 70-80% जारी रखें। अब बात करते हैं 40s की। यह डेकेड पीक अर्निंग और प्लानिंग का डेकेड होता है। इस उम्र में इनकम पीक पर होती है और बच्चों की हायर एजुकेशन जैसे बिग गोल्स दिखने लगते हैं। अब धीरे धीरे रिस्क कम करना शुरू कर दीजिए। इक्विटी एलोकेशन को 60-70% पर ले आइए। गोल बेस्ड प्लानिंग पर फोकस बढ़ाइए। जो गोल 5-7 साल दूर है, उसके पैसे को इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना शुरू कर दें। अब बात आती है आपके 50s की। यह हमारा प्रिजर्वेशन एंड रिटायरमेंट फेज होता है। यहाँ आपका फोकस कैपिटल प्रिजर्वेशन पर होना चाहिए। इक्विटी एलोकेशन को 40-50% तक ले आइए। रिटायरमेंट कॉर्पस को ऐसे प्लान करें कि वो आपको अगले 30 साल तक का खर्चा दे सके। SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान के बारे में सीखिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली इनकम मिलती रहे। SWP पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चलिए अब कुछ कॉमन मिथ्स और सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले मिथ नंबर 1, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। बिल्कुल गलत। आप 500 रुपए की SIP से भी शुरुआत कर सकती हैं। द पावर इज इन कंसिस्टेंसी, नॉट द अमाउंट। मिथ नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स सही नहीं है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट की सीधी खरीदारी नहीं है। ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लॉन्ग टर्म में ये रिस्क को कम करते हुए अच्छा रिटर्न देने का एक साइंटिफिक तरीका है। मिथ नंबर 3, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, इन्वेस्ट कैसे करूँ? आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्स है टाइम। आप घर बैठे ऑनलाइन KYC करके किसी भी म्यूचुअल फंड AMC के ऐप से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जहां चार्जेस भी कम लगते हैं। आप सेविंग से शुरुआत कर सकती हैं। फिर बात आती है, क्या हस्बैंड या फादर की मदद लेना चाहिए? गाइडेंस लेना अच्छी बात है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। आप खुद सीखिए, खुद डिसाइड कीजिए। ये आपका पैसा है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो दोस्तों,
आज हमने डिटेल में समझा कि क्या महिलाओं को अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। जवाब है बेसिक रूल्स तो वही हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन और माइंडसेट में थोड़ा ट्वीक करने की ज़रूरत है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी यूनिक है और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी उसी के मुताबिक टेलर्ड होनी चाहिए। आपके पास चैलेंजेस हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ्स हैं, यानी पेशेंस, रिसर्च और लॉन्ग टर्म विजन। आपको बस अपनी इस फाइनेंशियल पावर को पहचानने की ज़रूरत है। अब अगर आप इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो रही हैं और सोच रही हैं कि अब मैं स्टार्ट कैसे करूं, तो ये रहा आपका एक्शन प्लान। सबसे पहले एजुकेट योरसेल्फ। आज ही एक फाइनेंशियल एजुकेशन रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स या ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज 15 मिनट पढ़िए या सुनिए। फिर चेक योर रिस्क एपेटाइट। ऑनलाइन एक सिंपल रिस्क प्रोफाइलर क्विज दीजिए। पता करिए आप रिस्क लेने के लिए कितनी तैयार हैं। इसकी क्विज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके बाद स्टार्ट ASIP। कल का इंतजार मत कीजिए। एक इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, एक SIP शुरू कर दीजिए। आपका एक्शन चैनल आपकी पावर है। अगर कंफ्यूजन है तो एक फी ओनली फाइनेंशियल एडवाइजर से एक सेशन ले सकती है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जेंडर का कोई रूल नहीं है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग शुरू करते हैं और कुछ इंतजार करते हैं। म्यूचुअल फंड आपके लिए वो रास्ता है जहां हर कदम फ्यूचर सिक्योर बनाता है। तो आज डिसाइड कीजिए, आप भी अपने पैसे की CEO बनने वाली हैं। स्टार्ट योर SIP, बिल्ड योर पोर्टफोलियो और अपने सपनों की कमांड खुद संभालिए, क्योंकि पैसों से ज्यादा पावर किसी चीज में नहीं, और इस बार पावर आपके हाथ में है। ये चैनल आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का एक पार्टनर है। हम आगे भी ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस लाते रहेंगे। अब आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको लगता है कि इसने आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया। कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चैलेंज क्या है, करियर ब्रेक, लैक ऑफ नॉलेज या कुछ और। इस जानकारी को उन सभी महिलाओं तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। अपनी सिस्टर्स, फ्रेंड्स, वाइफ, मदर के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इस फाइनेंशियल नॉलेज का फाउंटेन बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोविंग, और याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम इजंट अ ड्रीम, इट्स अ डिसीजन, एंड दैट डिसीजन इज इन योर हैंड्स। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। नमस्ते।